हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग बिहार सचिवालय के वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3 डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 4 का पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चलती है बिली बिली चक्रवात। उसके बाद देखेंगे दक्षिण पूर्व अमेरिका में टॉर्नेडो चलती है, ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून चलती है, ये भी कथन सही है। और हिंद महासागर में चक्रवात आती है, ये भी कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट का उदाहरण नहीं है? तो सोनोरन जो है ये कोल्ड डिजर्ट का उदाहरण नहीं है। इसके अतिरिक्त गोबी, नामीब और पेंटागोनिया ये सब क्या है? कोल्ड मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल ये चीन में पाया जाता है, नामीब ये नामीबिया अफ्रीका में पाया जाता है, और पैटागोनिया जो है चिली और अर्जेंटीना दोनों में इसका विस्तार है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है? तो ये डेन्यूब नदी है जो 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, जबकि यह कुल मिलाकर 10 देशों से होकर गुजरती है। और यह यूरोप की दूसरी नंबर की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि वोल्गा नदी जो है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा न्यू गिनी जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जबकि पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उसके बाद हो जाएगा न्यू गिनी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे आपका हो जाएगा बोर्नियो, और 4 नंबर पे आ जाएगा मेडागास्कर। अगला सवाल देखेंगे, करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो करेबा भू आकृति जो है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, और यह केसर की खेती के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, केसर या जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कनारी जो है यह अटलांटिक महासागर से संबंधित है, जबकि क्यूरोशियो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। अगला सवाल है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात है 918, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला किशनगंज हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, किशनगंज नहीं, गोपालगंज होगा, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो दूध गंगा यह गोदावरी की सहायक नहीं है, किसकी सहायक है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक है, जबकि पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती ये सब किसकी सहायक है? तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी यह महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है यह बिहार में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो पुनपुन नदी गंगा में फतुहा में मिलती है, और फतुहा नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पटना के किनारे कौन सा शहर है? तो पटना ये गंगा नदी के किनारे है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतुहा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो रागी को जिसे महुआ के नाम से भी जाना जाता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार में होता है, और बिहार में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला इसका दरभंगा है। क्या याद रखेंगे आप लोग? दरभंगा। अगला सवाल है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो इसका सर्वोच्च शिखर है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। उसके बाद माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। माउंट डियाबेलिया मध्य अंडमान में पाया जाता है। माउंट मणिपुर, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, पहले इसका नाम था माउंट हैरियट, माउंट हैरियट का नाम बदल कर दिया गया है माउंट मणिपुर। अगला सवाल है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है?
तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है, जबकि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में आपका हो जाएगा ये डंकन पास है। कौन सा पास है? ये डंकन पास है। तो आप लोग याद रखेंगे डंकन पास किसके किसके बीच है? तो छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। आप लोग को कमेंट में बताना है कि 11 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरती है। अगला सवाल देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब क्रिकेट टीम किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। किसे हराकर? तो ये मुंबई को हराकर जीता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? तो आनंद के कहने पे बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया गया था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। याद रखेंगे, इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जबकि कुशीनारा में इसका मृत्यु हो गया था। अगला सवाल है, तुर्कान ए चिल्हगानी का निर्माण किसने किया? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। यह 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, जिसमें बलबन भी शामिल था, और इसे बाद में बलबन समाप्त कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। मज्म उल बहरीन जो है यह, इसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का संगम। इसका रचना किया गया था दारा शिकोह के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बम्बई का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा गेराल्ड अंगियार। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जबकि कलकत्ता शहर का संस्थापक था जॉब चार्नक। फ्रांसिस डे जो था ये मद्रास का संस्थापक था। और चार्ल्स आयर जो थे ये कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम किला बनाया गया था उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आप लोग को कमेंट में बताना है कि मद्रास में कौन सा किला स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है? तो ये मेरठ से शुरू होती है, और ये 10 मई से शुरू होती है। कहाँ से दोस्तों? मेरठ में 10 मई से शुरू होती है। अगला सवाल पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। और आनंद मठ का चर्चा कहाँ देखने को मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह में देखने को मिलता है। और संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला सवाल है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ती है? तो ये हो जाएगा इसका 22 का आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। 1854 का वुड डिस्पैच ये शिक्षा से संबंधित था। 1882 का जो हंटर आयोग था ये भी शिक्षा से संबंधित था। 1800 जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे एक समिति संबंधित था जिसका नाम था हंटर कमेटी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा गठित किया गया था। और इसमें कुल 3 भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए भारतीयों के द्वारा एक समिति को गठित किया गया था जिसका नाम था तहकीकात समिति। अगला सवाल देखेंगे, आगरा शहर किस नदी के किनारे है? तो आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। जबकि गंगा नदी के किनारे पटना शहर हो जाएगा। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या हो जाएगा। और अयोध्या को स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी बनाया था। आप लोग याद रखेंगे कि अयोध्या को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी बनाया था, जो कि गुप्त वंश का शासक था। अगला सवाल है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो न्यू इंडिया प्रकाशित किया गया था एनी बेसेंट। जबकि गांधी जी का था यंग इंडिया। बीजी तिलक का था केसरी और मराठा। सच्चिदानंद सिन्हा का एक पुस्तक था जिसका नाम था सर्च लाइट। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम। और कांग्रेस का स्थापना किया गया था 1885 में।
WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिसमें कुल 72 सदस्य शामिल थे, जबकि दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और ये कोलकाता में हुआ था और इसमें कुल 436 सदस्य उपस्थित हुए थे। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता और ये 73 वर्ष के बाद जीता है। किसको हराया है? तो इंडोनेशिया को हराया है। आप लोग को याद रखना है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से? तो ये बैडमिंटन से है और यह कौन जीता है इस बार? तो ये भारत जीता है। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो ये ऋणी को मुद्रास्फीति के कारण लाभ होता है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये कतर में किया जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन कितना? अधिकतम वन प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अरुणाचल हो जाएगा और तीसरे नंबर पे मेघालय हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो सबसे पहली बार जनसंख्या नीति का घोषणा किया गया था 1976 में और नई जनसंख्या नीति का घोषणा किया गया है 2000 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल। अगला सवाल देखेंगे, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। कौन? सर्वाहारी जंतु। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिला में होती है? तो सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है किशनगंज में, जबकि सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है औरंगाबाद में। गया जो है यह ऐसा ज़िला है जो सबसे ठंडा और सबसे गर्म ज़िला है। अगला सवाल देखेंगे, कवक यानी कि फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है? कवक या फफूंद के द्वारा दाद होता है, जबकि लकवा जो होता है यह हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में होता है। मिर्गी की बात करते हैं तो मिर्गी जो होता है यह तंत्रिका तंत्र में जब गड़बड़ी होता है तो उस कंडीशन में मिर्गी की कंडीशन उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, मिर्गी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी के कारण, लकवा जो होगा हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में होता है, जबकि टाइफाइड जो होता है यह दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। अगला सवाल है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो ये ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होगा। तो ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? तो ये हो जाएगा समुद्र के स्तर में वृद्धि होगा, सही है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, ये भी सही है। द्वीपीय देशों को खतरा होगा, ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त कथन सही है। अगला सवाल है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह लंबाई पे निर्भर करता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है T = 2π √L/G, क्योंकि यह जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ज़्यादा आवर्तकाल बढ़ते जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, लोलक का आवर्तकाल लंबाई पे निर्भर करता है। अगला सवाल देखेंगे, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? तो ये होती है द्रव की पृष्ठ तनाव के कारण, और पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है यह N/मीटर इसका मात्रक होता है। और वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण और इसका मात्रक हो जाएगा N/मीटर। अगला सवाल है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होगा? तो वायु से अगर कांच में जाएगा प्रकाश तो ये तरंगदैर्घ्य में और वेग में परिवर्तन होगा, जबकि आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होगा। अगर ये पूछता कि इसमें परिवर्तन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो सूखा बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑप्शन बी में हो जाएगा आपका आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम हीट करते हैं तो वो सीधा गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक प्रकार का अदिश राशि है, जबकि संवेग, वेग और कोणीय संवेग ये सब क्या है? तो ये सब सदिश राशि का उदाहरण है। निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो स्तनपायी उपर्युक्त सभी हो जाएगा, चमगादड़, समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ये सब क्या है? स्तनपायी के उदाहरण है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधा होता है? तो कीटभक्षी पौधा जो होता है यह घटपर्णी होता है। घटपर्णी को कीटभक्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि घटपर्णी का जो पौधा होता है वह अम्लीय मृदा में उगता है और वैसे स्थान पर उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होती है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, घटपर्णी जो होता है यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाती है, इसलिए घटपर्णी को मांसाहारी कीटभक्षी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है, जबकि हुगो डो ब्रीज को उत्परिवर्तन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। एडवर्ड जेनर जो थे ये चेचक के टीके का खोज किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, जबकि चार्ल्स डार्विन ने क्रमिकवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन जो थे ये क्रमिकवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का खोज किए थे। हुगो डो ब्रीज थे उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। और अनुवांशिकी का जनक जो पूछा जा रहा है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल मिलाकर 28 हड्डी होती है, जबकि मस्तिष्क में आपको 8 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फेस में कितना होता है? 14 होता है। अगर कान में बात करेंगे तो 2 कान होता है, तो एक में 3 होगा, एक में 3 तो 6 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? 8 6 14 14 14 28, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल मिलाकर 28 हड्डी होता है। अगला सवाल देखेंगे, पैरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये विटामिन 6 को पैरिडॉक्सिन कहा जाता है, जबकि विटामिन 2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ये सब इसका रासायनिक नाम था, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, यदि किसी लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो जब भी पॉजिटिव होगा तो ये उत्तल लेंस होगा। और 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 12 अनुसूची शामिल है। निम्न में से मिलान कौन सा गलत है? तो ये देखेंगे, मौलिक अधिकार भाग 3 ये बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा भाग 4 का ए, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध ये 20 में नहीं है, 18 में। आपात उपबंध कितना में है? तो 18 में है, जबकि 20 में क्या है? संविधान संशोधन में। राजभाषा भाग 17 में, ये भी कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपात उपबंध ये गलत है, ये 20 में नहीं है। अगला सवाल है, संविधानेतर संस्था कौन है? तो संविधानेतर संस्था जो है मानव अधिकार आयोग है। मानव अधिकार के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना था उसका गठन किया गया था 1993 में। और प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो आपको लोग को याद रखना है कि संविधानेतर संस्था कौन है? तो मानव अधिकार आयोग संस्था है और मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और इसके संरक्षण के लिए अधिनियम का गठन किया गया था 1993 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम लॉरेंस इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन जो था ये, इसमें 3 अंग्रेज सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन को भारत लाने का एक ही उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा को गठित करना, जो कि सफल रहा। और यह भारत आया था
24 मार्च 1946 को, और संविधान सभा का भी गठन होता है 1946 में। अगला सवाल देखेंगे, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को, और भाग 3 का चर्चा आर्टिकल 12 से 15 में। भाग 4 जो है यह 36 से 51 तक इसका चर्चा है। भाग 5 की बात करेंगे तो इसमें संघ की चर्चा है, और संघ का जो आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक है। और भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य है, और इससे संबंधित आर्टिकल जो है यह 51 का क है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसका आर्टिकल है 36 से 51 तक। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं? पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा चुनाव जो निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाएगा? तो स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है यह निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता, यह राज्य सरकार के द्वारा संपादित किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति को गठित किया गया था जो 7 सदस्यीय समिति था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? राज्यसभा का जो गठन था ये 3 अप्रैल 1952 को इसको गठित किया गया था, जबकि राज्यसभा का जो प्रथम बैठक हुआ था ये 13 मई 1952 को इसका प्रथम बैठक किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन 2014। इसका संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से है, जबकि 100वां संविधान संशोधन ये 2015 में हुआ था, और ये संबंधित था भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरित से संबंधित था। स्वस्थानीय इन सीटू किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। तो भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित किया गया था 1983 में, और 1983 में ही सरकारिया समिति को गठित किया गया था जिसका संबंध है केंद्र राज्य से। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है यह एक प्रकार का पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका स्थापना हुआ था 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। अगला सवाल है, प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है यह कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ताम्रलिप्ति किस राज्य से संबंधित है? तो ताम्रलिप्ति का संबंध है पश्चिम बंगाल से, और ताम्रलिप्ति जो था यह प्राचीन काल में व्यापार केंद्र एवं बंदरगाह था। प्राचीन काल में ये क्या था? बंदरगाह था, और यहीं से प्राचीन काल में व्यापार होता था। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, और यह उपाधि जिन्ना को दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो ये राजघाट दिल्ली में इसका समाधि स्थल है, जबकि शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, और कर्मभूमि जो है यह शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है। अगला सवाल है,
मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बैठक किया गया था ढाका में। अगला सवाल देखेंगे, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की जो गुफा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। अगले सवाल पे आएंगे, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? सबसे ऊंचा मस्जिद पूरे विश्व में कहाँ पर है? तो ये मिस्र की राजधानी है काहिरा, यहीं पर स्थित है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद, जिसका नाम है सुल्तान हसन मस्जिद। तो आप लोग याद रखेंगे कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची मस्जिद है मिस्र की राजधानी काहिरा में, जिसका नाम है सुल्तान हसन मस्जिद।